मैं किसान भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि पहले तो आप गेहूं की खेती अगर करना चाहते हैं तो कौन सी किस्म की गेहूं होनी चाहिए आप चयनित कर लीजिए। तो हमारे एरिया में सरबती गेहूं चलता है और खेत की अच्छी से जुताई करें, मिट्टी भुरभुरा हो जाए और गोबर खाद डालें। उसके बाद आप कम से कम अपने खेत की किस्म के अनुसार बीज की मात्रा डालें ताकि सभी जगहों पर बराबर बीज डल जाए, ताकि उत्पादन प्रभावित न हो, किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा उसका लाभ मिल सके। अम्मा जी, मैं चली स्कूल पढ़ने। स्कूल? पर शादी के वक्त तो तूने कहा था कि तू पढ़ी लिखी है। अरे अम्मा जी, फार्म स्कूल जा रही हूँ, खेती की नई नई बातें सीखने। आप भी चलो ना। फार्म स्कूल, जहाँ खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात किसानों को सिखाई जाती है, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। सहकारिता है अपने विकास की पहचान, नए दौर में सहकारिता ही भारत का अभिमान। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। गांव और शहर शहर में बात चली, राष्ट्रीय बागवानी मिशन की लहर चली। आसान हुआ अब फल फूल मसाले उगाना, नर्सरी लगाना और जैविक खेती अपनाना। अब हुआ तकनीकी प्रशिक्षण पाना आसान, विपणन के लिए भी है सहायता के प्रावधान। अधिक जानकारी के लिए जिला बागवानी अधिकारी या राज्य बागवानी निदेशक से संपर्क करें। राष्ट्रीय बागवानी मिशन, जीवन संवारे, खुशियां फैलाए। कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, गेहूं ऐसे तो शीत और शुष्क जलवायु की फसल है, पर ये पूरे विश्व में उगाई जाती है। हमारे छत्तीसगढ़ में यह प्रमुख रूप से रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा, जांजगीर इन जगहों में ज़्यादा उगाई जाती है। साथियों, गेहूं की फसल अगर आप लगाना चाहते हैं तो ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी उन्नत तकनीक अपनाई जाए, किस तरह के कृषि यंत्र अपनाए जाएं और कैसे इसकी खेती करें ताकि फसल अच्छी हो। इसी विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। इस विषय में हमें जानकारी देने के लिए कृषि महाविद्यालय बिलासपुर से डॉक्टर AP अग्रवाल हमारे साथ में हैं और साथ में हैं कृषि महाविद्यालय बिलासपुर से ही डॉक्टर युष्मा साहू। आप दोनों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, यदि आप गेहूं की फसल लेना चाहते हैं और अगर आपकी कोई परेशानी हो तो आप हमारे इस टोल फ्री नंबर पर हमें पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-233-9418। आइए चर्चा की शुरुआत करें। डॉक्टर अग्रवाल, सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को ये बताइए कि छत्तीसगढ़ में जलवायु के हिसाब से किसान भाइयों को गेहूँ की कौन कौन सी किस्में लगाना चाहिए जिससे उन्हें अच्छा उत्पादन मिल सके, उनकी फसल अच्छी हो सके। बिलासपुर कृषि महाविद्यालय में गेहूं अनुसंधान परियोजना चलती है। छत्तीसगढ़ में किसान भाई जो हैं 3 तरह से मुख्यतः गेहूं की खेती करते हैं जी।
पहला, ऐसे किसान होते हैं जिनके पास पानी की सुविधा कम होती है, सिंचाई वो 5-6 नहीं दे सकते हैं, 1-2 सिंचाई के साथ गेहूं की खेती करते हैं। इसके लिए अभी 2018 में हमने एक किस्म का विकास किया है जी, जिसका नाम है छत्तीसगढ़ अंबर गेहूं। अच्छा, ये छत्तीसगढ़ अंबर गेहूं कम पानी में बहुत अच्छा उत्पादन देता है जी जी और इसकी रोटी बहुत अच्छी बनती है। जी जी। तो जैसे पुराना गेहूं होता था, सुजाता सोनालिका बोलते थे, जिसकी रोटी बहुत अच्छी बनती थी, जी जी, तो वैसा ही अच्छी रोटी बनने वाला ये किस्म है जिसे असिंचित या अर्धसिंचित अवस्था में किसान भाई लगा सकते हैं और इससे अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। जी जी, दूसरी परिस्थिति ऐसी है किसान भाइयों की कि ऐसे किसान भाई जो धान की हरवन किस्म लेते हैं, जल्दी पकने वाली किस्म लेते हैं, जी, उनका खेत अक्टूबर महीने या नवंबर के प्रथम सप्ताह में खाली हो जाता है। जी जी, तो ऐसे किसान भाई नवंबर महीने में सिंचित अवस्था में गेहूं की खेती करते हैं। जी जी, इस दिशा में काम करने के लिए इस समय नवंबर महीने में गेहूं लगाने के लिए किसान भाइयों के लिए हमने बिलासपुर अनुसंधान केंद्र से छत्तीसगढ़ गेहूं 3 नाम की एक किस्म विकसित की है। जी जी। डॉक्टर साहब, एक साथी का फ़ोन सुन ले पहले। जी, हेलो 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 हेलो, हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, आप अपनी बात जारी रखें। नवंबर महीने में बोनी के लिए हमने छत्तीसगढ़ गेहूं 3 विकसित की है जी, 2018 में ही। जी जी, ये किस्म अभी किसानों तक पहुंचने में 1-2 साल लगेगी, लेकिन इससे पहले किसान भाई जैसे GW 322 किस्म है, जी जी, HI 1544 किस्म है, इन किस्मों का उपयोग कर सकते हैं। जी, लेकिन छत्तीसगढ़ के अधिकांश किसान भाई जो हैं 50% से ज़्यादा जी, गरवन गेहूं की किस्म लगाते हैं या उनका भूमि सही तरीके से तैयार नहीं हो पाता, मृदा ओल में नहीं आ पाती है। जी जी, इसलिए जो किसान भाई हैं वो दिसंबर महीने लगने के बाद गेहूं की खेती करते फोन सुन हैं। ले। जी, हेलो हेलो, जी नमस्कार सर। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? जी मैं ग्राम कन्या दमोह जिला बालाघाट से गोविंद मानेश्वर बोल रहा हूँ। जी गोविंद जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? जी मेरे को जानकारी है जी, मैं जैसे माटी परीक्षण कराना है तो इसका सही मौसम कौन से मौसम में ठीक रहता है और इसकी जानकारी किसान को कितने दिन तक मिल जाती है? जी जी जी, डॉक्टर साहब बताइए, ये मृदा परीक्षण करवाना चाहते हैं, कब करवाना चाहिए? जी मृदा परीक्षण का सही समय तो वैसे रबी फसल के बाद होता है। अभी तो फसल अगर खेत में लगा हुआ है तो सैंपल लेना उचित नहीं माना जाता। जी जी, जब फसल कट जाती है उसके बाद हमें मृदा का जो है परीक्षण करवा लेना चाहिए। जी जी जी, मैडम अभी इस समय जैसे धान की फसल कटी है और गेहूं लोग लगाते हैं जी, तो इस समय बहुत सारे लोग धान के जो बचा हुआ पैरा होता है उसको जला देते हैं। ये खेतों के लिए कितना नुकसानदायक है, इस विषय में हमारे किसान भाइयों को बताइए। जी किसान भाई जो फसल का बच जाता है जो उसको जलाते हैं, उससे नुकसान ये होता है कि सबसे पहले तो प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है। उसके साथ साथ मृदा में जो मौजूद पोषक तत्व हैं उसका भी थोड़ा बहुत हानि होती है, हार्श हो जाता है उसका भी। तो इसलिए कहा जाता है कि उसे ना जलाया जाए, क्योंकि एक तरह से जब वो खेतों में रहता है तो वो जैविक उर्वरक का भी काम करता है। धीरे धीरे वो डिकम्पोज होता है, उसका विघटन होता है, तो कार्बनिक पदार्थ की मात्रा जो है उससे बढ़ती है मृदा में, इसलिए उसे ना जलाया जाए तो उचित है। जी जी, डॉक्टर साहब आपने बताया कि किस्म का चुनाव तो महत्वपूर्ण है ही, कि बोने से पहले क्या इसका बीजोपचार करने से कुछ फसल प्रभावित होती है, अच्छी फसल होती है? जरूरी है या बीजोपचार करवाना? बीजोपचार करना जरूरी होता है, क्योंकि हमारे जो छत्तीसगढ़ के किसान भाई हैं ज़्यादातर जो गेहूँ की बुआई करते हैं छिड़क के बुआई करते हैं, जिससे कि कहीं पे ज़्यादा हो जाता है और कहीं पे कम हो जाता है। वेल लेबल्स हम लोग के फील्ड होते नहीं हैं छत्तीसगढ़ के किसानों के, तो जब पानी देते हैं तो कहीं पे पानी ज़्यादा हो जाता है, कहीं पे पानी
कम हो जाता है, जिससे कि अंकुरण में प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए एक कार्बेंडाजाइम प्लस मेन्कोजेब का मिक्सचर आता है, साफ के नाम से आता है और कई ट्रेड नेम से बाजार में मिलते हैं, लेकिन बेसिकली उसमें 2 फंजीसाइड होते हैं, कार्बेंडाजाइम और मेन्कोजेब। इसका 3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से, जैसे 100 किलो बीज है, अपना 1 क्विंटल बीज है, तो 300 ग्राम दवा से इसको बीजोपचारित करके कहीं बोएंगे तो वो कोई भी फंगस से लगने वाला जो भी गेहूं का मतलब जिससे कि फंगस लग के जो गेहूं का अंकुरण नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी और गेहूं का अंकुरण अच्छा होगा। तो बीजोपचार तो करना चाहिए। इसके साथ ही जैसे आजकल कई सारे जैव उर्वरक आ गए हैं, इन जैव उर्वरकों का भी उपयोग करके, ट्राइकोडर्मा है, सुडोमोनास हैं, इस प्रकार के जैव उर्वरक आ गए हैं। इन जैव उर्वरकों का उपयोग करके भी किसान भाई अच्छी उत्पादकता या अच्छा अपना इनिशियल प्लांट पॉपुलेशन जो बोलते हैं अपन, शुरुआती तौर पे अच्छा पौध घनत्व प्राप्त कर सकते हैं। जी। डॉक्टर साहब, जो किसान भाई मृदा परीक्षण करवाना चाहते हैं वो मृदा का नमूना लेने के लिए किस तरह की सावधानी बरतें, किस तरह से उन्हें मृदा का सैंपल निकालना चाहिए, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या है? जी, मृदा नमूना लेने के लिए मैडम उसकी एक विधि है और मृदा नमूना जो है वो उचित विधि से ही लेना चाहिए, तभी उसका जो परिणाम आता है वो अच्छा आता है। तो उसके लिए तो जैसे मेड़ के नज़दीक से सैंपल नहीं लेना चाहिए, पेड़ के पास से सैंपल नहीं लेना चाहिए, नहर के पास से नहीं लेना चाहिए। अगर तुरंत उर्वरक डाला गया है खेतों में तब भी तुरंत उसके बाद नमूना एकत्र नहीं करना चाहिए। जी। और विधि उसका है कि अगर आपके पास 1 एकड़ जितना खेत है तो उसमें से कम 8 से 10 नमूना हमको एकत्रित करना पड़ता है और उसके लिए हमें उस खेत को 8 से 10 भागों में बांटना पड़ता है और हर जगह से एक नमूना जो है एकत्र करना पड़ता है। उसके लिए हमको V आकार का गड्ढा खोदना पड़ता है। आप फावड़ा से या खुरपी से खोद सकते हैं और उसके बाद फिर उस वहाँ की मिट्टी को हटा लेना है और फिर उसमें से 1 या 2 इंच की V शेप में से 1 या 2 इंच की जो लेयर है उसको निकाल लेना है। जी। और वो 15 से 20 सेंटीमीटर की जो गहराई है वहाँ से हमको सैंपल लेना है। फसलों के लिए जो हम गेहूँ, धान इसके लिए लगाना है तो उसके लिए 15 से 20 सेंटीमीटर का जो मिट्टी है उसको एकत्र करना है। और उसको फिर साफ सुथरा, अगर आपके पास पॉलीथीन है या कपड़े का थैला है तो उसमें डालकर उसको आपके जो नज़दीकी कोई भी कृषि विज्ञान केंद्र है या एक साथी का फोन है, पहले सुन लें। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? प्रेम प्रकाश साहू सिलेपार। जी, प्रेम प्रकाश जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? गेहूं में आगे चलकर कटवा रोग बहुत लगता है, उसमें क्या करना चाहिए? जी, डॉक्टर अग्रवाल बताइए। कटवा रोग गेहूं का पिछले साल देखा गया है, फॉल आल्बीवर्म बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। ये जब गेहूं की बाल आ जाती है तब लगता है। जी। इसके लिए कहीं अपन को एक नज़र में जैसे देखते हैं गेहूं के खेत को, तो कहीं अपन को 10-12 इल्ली दिखाई देती है। जी। तब अपन को इसमें कीटनाशी दवा का प्रयोग करना चाहिए। साधारणतः ये जो फॉल आर्मीवर्म जिस कटवा आता है जो गेहूं को काट काट के गिराता है, तो पिछले साल ही ये पहली बार देखा गया है और इसके लिए कोई भी कीड़े मकोड़े मारने वाली दवा जैसे मोनोक्रोटोफास है या इंडोसल्फान है या जो कॉन्टेक्ट, जो ऐसे दवाएं जो कीड़े के टच करने से कीड़ा मर जाए, ऐसी दवाओं का उपयोग करना चाहिए। सिस्टमिक दवाएं भी कर सकते हैं क्योंकि ये पौधों को काटता है। तो ऐसी दवाओं का उपयोग अपन 3 से 5 ml प्रति लीटर के पानी में घोल के उसको 1 एकड़ में 150 मिलीलीटर पानी छिड़काव करने से
ऐसे कीड़ों का कंट्रोल हो जाता है कटवा का। जी जी जी। और कोई प्रश्न है? सर वो बाद में कोई प्रश्न आएगा। मैडम अभी हम ये चर्चा कर रहे थे कि मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, पर अभी हम देख रहे हैं कि बहुत समय से रासायनिक खादों का ज़्यादा उपयोग हो रहा है, इसके कारण से मिट्टी का स्वास्थ्य गिरता चला जा रहा है। इससे बचने के लिए क्या किया जाए? जी, अत्यधिक रासायनिक उर्वरक का लगातार जब हम उपयोग करते हैं जी जी। खेतों में और बिना मिट्टी परीक्षण के हमें ये ज्ञात नहीं हो पाता कि मृदा में जो वर्तमान में उसकी स्थिति क्या है, उसमें नत्रजन या स्फूर या पोटाश की मात्रा कितनी है, ये जाने बगैर हम अत्यधिक मात्रा में जब उर्वरक का लगातार प्रयोग करते हैं और जैविक खाद का उपयोग नहीं करते तो मृदा का स्वास्थ्य जो है वो लगातार खराब होते चला जाता है। जी, तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी किसान भाइयों को कि मृदा का परीक्षण करवाएं। मृदा का परीक्षण कराने से उसमें मौजूद पोषक तत्वों की जानकारी प्राप्त हो जाएगी कि हमें उसके आधार पर फिर कितना उसमें नत्रजन है या पोटाश है या फास्फोरस है वो कितना डालना है, उसी के आधार पर उसमें वो उसका उपयोग करें। और साथ ही साथ जो जैविक खाद हैं, गोबर का खाद है, वर्मी का खाद है, वर्मी कंपोस्ट आजकल बहुत आने लगा है, इनका भी जो है साथ में उपयोग जब करेंगे तो मृदा का स्वास्थ्य बना रहेगा और वो लंबे समय तक उत्पादन अच्छी तरह से दे पाएगा। जी जी जी। डॉक्टर अग्रवाल, ये रबी की फसल में सिंचाई बहुत महत्वपूर्ण होती है, तो किसान भाइयों को फसल की किन किन स्थितियों में किस तरह की सिंचाई करना चाहिए कि पौधे स्वस्थ रहें, हरे रहें? गेहूं के अधिकतम उत्पादन प्राप्त करने के लिए सिंचाई की 5 क्रांतिक अवस्थाएं हैं जी। उन क्रांतिक अवस्थाओं में ना जाके अपन ये माने कि अपने छत्तीसगढ़ में जो भी किसान भाई गेहूं की फसल लगा रहे हैं जी जी, वो 18 से 20 दिन के अंतराल में जी सिंचाई करते रहें। अच्छा। 5 से 6 सिंचाई करें जी, तो गेहूं की अधिकतम उत्पादन प्राप्त की जा सकती है जी। क्रांतिक अवस्थाएं जैसे अपन कहते हैं चंदेरी जड़ की अवस्था, कल्ले फूटने की अवस्था, दूध भरने की अवस्था, जी जी, ऐसी अवस्थाएं बोलते हैं। लेकिन उन अवस्थाओं के ऊपर ना जाके जिन्हें किसान भाई केवल 18 से 20 दिन के अंतराल में 5 से 6 सिंचाई गेहूं में करें तो बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त होता है। और लगभग कितनी लागत प्रति एकड़ खर्च आता है और किसान भाई उससे कितना लाभ ले सकते हैं, फायदा? अब गेहूं में लागत की बात है तो लागत करीबन 6 से 7 हज़ार तक आ जाती है प्रति एकड़। जी जी। और किसान भाई छत्तीसगढ़ की परिस्थिति में एक औसतन मैं मानता हूं कि 12 क्विंटल गेहूं जी जी प्रति एकड़ काट लेते हैं। जी। तो गेहूं कम से कम 1500 और 1600 रुपए के भाव से बिक जाता है। जी जी। तो ऐसे करके 17-18 हज़ार रुपये का गेहूं उनका बिक जाता है। जी जी। और 7 से 8 हज़ार रुपये खर्च आता है। तो क्योंकि गेहूं में कोई बहुत ज़्यादा बीमारी या बहुत ज़्यादा रोग नहीं लगते हैं जिनको कि हमको नियंत्रित करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए गेहूं की जो फसल है वो एक आमदनी वाली फसल है। जी जी। और गेहूं बिकने भी बहुत आसानी होता है। जी जी। इसलिए किसान भाई गेहूं लगा के अच्छी आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। जी जी। डॉक्टर साहब, हमने बात की थी कि रासायनिक खादों के उपयोग से मृदा का स्वास्थ्य गिरता है, तो किसान भाइयों को गेहूं की फसल में कब कब और कितनी खाद देना चाहिए जितना ज़रूरी हो? जी जी मैडम, गेहूं में तो जैसे 4 से 5 टन प्रति हेक्टेयर सबसे पहले तो गोबर की खाद उनको उपयोग करना चाहिए, जो जैविक खाद है जिससे मृदा का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। जी जी जी। उसके अलावा 70 किलो जितना यूरिया जी और 125 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और 20 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश जो जी पोटाशिक उर्वरक है जी जी। इसकी मात्रा जो है वो उपयोग कर सकते हैं। जैसे 25 किलो यूरिया जो है और 125 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और 20 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश बुआई के समय ये डाल सकते हैं। जी, जी। और जो यूरिया की बची हुई मात्रा है 25 किलो वो पहली सिंचाई के समय डाल सकते हैं और जो बची हुई मात्रा है वो जो है नेक्स्ट दूसरी सिंचाई के समय वो उपयोग कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि यूरिया या जो नत्रजन का हानि होता है मृदा से, उस हानि से वो बचेंगे और नत्रजन का
भरपूर उपयोग जो है वो फसल ले सकती है। जी 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 डॉक्टर अग्रवाल, अभी हम देखते हैं कि कृषि मजदूर मिलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और इसलिए किसान भाइयों को ऐसे कौन कौन से यंत्र उपयोग में करना चाहिए ताकि उनकी कृषि लागत भी कम रहे और उनका काम ना रुके, उनकी फसल अच्छी हो? गेहूं में कम लागत के लिए कई सारे तकनीक हैं जी। जैसे बुआई के लिए हम कहें तो सीड्रिल का उपयोग कर सकते हैं किसान भाई। गेहूं में खरपतवार आता है। जी जी। खरपतवार को मारने के लिए अनेक प्रकार के खरपतवार नाशी जो हैं जी वो बाजार में उपलब्ध हैं, चाहे चौड़ी पत्ती वाले हों चाहे सकरी पत्ती वाले हों। जी जी। तो इन खरपतवार नाशी का उपयोग करके खरपतवार को नियंत्रित किया जा सकता है। गेहूं की कटाई के लिए मशीन आ गए हैं जो सीधे, जैसे धान हार्वेस्टर आ गया है, कंबाइन आ गए हैं, वो कंबाइन गेहूं को भी हार्वेस्ट कर देते हैं। तो किसान भाई ऐसे आधुनिक यंत्रों का उपयोग करके अपनी खेत की तैयारी से लेके कटाई तक कम खर्चे में कम मजदूर के साथ गेहूं की खेती अच्छे से कर सकते हैं। जैसे खरपतवार एक समस्या है गेहूं में, तो खरपतवार की समस्या से बचने के लिए सबसे पहला जो खरपतवार अपन कहते हैं कि उपयोग करना चाहिए वो है एक पेंडामिथलिन नाम की दवा आती है। अच्छा जी। तो ये पेंडामिथलिन की नाम की जो दवा है इसको 500 मिलीलीटर प्रति एकड़ के दर से डालना चाहिए। जी जी। एक एकड़ में कम से कम 15 से 17 स्प्रेयर डालना चाहिए। अच्छा। जिस दिन हमने गेहूं बो दिया है और गेहूं बोने के 72 घंटे के अंदर जी 3 दिनों के अंदर में अच्छा इस खरपतवार नाशी को डालने से अगले 25 दिन तक हमारे खेत में कोई भी खरपतवार नहीं आता है। अच्छा अच्छा। ना वो सकरी पत्ती का आता है ना चौड़ी पत्ती का जी। आता है। सर एक साथी का फोन है जी। हेलो 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 नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? जी नमस्कार जी कौन बोल रहे हैं? आप अपना हाँ, परिचय दीजिए और अपना प्रश्न पूछिए। जी सर, मैं ये पूछना चाहता था कि गेहूं का हो चुका है, अगली फसल लेने वाले हैं, तो उसमें के लिए कौन सा रसायन का उपयोग करना चाहिए और बीज को कौन सा बोना चाहिए? सर समझ पाए? बीज तो आपने बो लिया होगा, जो भी किस्म का बीज बोया है। गेहूं की अच्छी बढ़वार के लिए आप गेहूं 15 से 20 दिन का हो गया है तो पहला सिंचाई कर देवें। पहला सिंचाई करने के बाद उसमें जैसे मैडम ने बताया कि 25 किलो प्रति एकड़ यूरिया डाल देवें, तो जिससे कि गेहूं का आपके खेत का जो भी पीलापन है वो दूर हो जाएगा और गेहूं की बढ़वार बहुत अच्छी होगी। जी जी जी। डॉक्टर साहब, मिट्टी के स्वास्थ्य के लिए जैव उर्वरक अच्छे होते हैं, तो जैव उर्वरक का क्या भूमिका है और वर्मी कंपोस्ट जैसे और भी कौन कौन से जैव उर्वरक हैं जो किसान भाइयों को उपयोग में लाना चाहिए? जी मैडम, जैव उर्वरक में या जैविक खाद में आपका सबसे जो अच्छा खाद है वो आपका गोबर का खाद है। अच्छा। उसके अलावा अभी वर्मी कंपोस्ट वगैरह आ गए हैं, पोल्ट्री मैन्योर हैं, ये सारे जैविक खाद हैं जिसको किसान भाई अपने खेतों में मतलब रासायनिक उर्वरक के साथ भी उपयोग कर सकते हैं। जब हम जैविक खाद का उपयोग करते हैं तो मृदा स्वास्थ्य जो है वो अच्छा रहता है, बना रहता है, क्योंकि उसमें जो मौजूद सूक्ष्म जीव होते हैं उनको भरपूर खाना मिलता है जैविक खाद से, और उसके साथ साथ वो जैविक गुण को बढ़ाता है क्योंकि वो जो होते हैं वो लाभदायक सूक्ष्म जीव होते हैं जो मृदा के स्वास्थ्य को अच्छा बनाए रखते हैं। उसके अलावा उसका कुछ भौतिक गुण भी होता है मृदा का, जैसे आप सुने होंगे घनत्व, कण घनत्व होता है उसमें, और उसका जो पोरोसिटी होता है, मतलब उसमें वायु का जो आवागमन होता है, तो मृदा भुरभुरी बनती है। अच्छा, उससे मृदा भुरभुरी होती है तो वायु का आवागमन अच्छा होता है। उसके अलावा उसमें पानी जो सोखने की शक्ति होती है, जिसे हम वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कहते हैं, तो पानी अच्छी तरह से सोखने की शक्ति भी बढ़ती है। तो इस तरह से जब हम जैविक खाद का उपयोग करते हैं तो उसके विघटन से मृदा का भौतिक गुण, जैविक गुण और रासायनिक गुण, ये तीनों जो होते हैं वो
अच्छा होता है, जी जी, जिससे मृदा का स्वास्थ्य बना रहता है। जी। इसलिए किसान भाइयों को रासायनिक उर्वरक के साथ साथ जैविक खादों का भी लगातार उपयोग करना चाहिए। जी जी जी। डॉक्टर अग्रवाल, जो किसान भाई बीज के लिए गेहूं उगाते हैं तो उसको भंडारण के समय उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, खास करके नमी के रूप में, क्योंकि गेहूं में बहुत जल्दी घुन लग जाता है। गेहूं में घुन लग जाता है। गेहूं को घुन से बचाने के लिए जी सबसे अच्छा तरीका ये है कि गेहूं अपने यहाँ जब कटाई होती है उस समय साधारणतः अप्रैल का महीना होता है। जी जी। बड़ी तेज़ धूप होती है अपने छत्तीसगढ़ में, उस समय बहुत तेज़ धूप पड़ती है। जी जी। किसान भाई अपने कोठार में उसको बहुत अच्छे से सुखा लें 2-4 दिन। जी हाँ। और उसके बाद एक नमी रहित जगह में उसका भंडारण करें। जी जी। तो किसान भाई के जो गेहूं के भंडारण, ऐसे भंडारण करने से घुन कम लगेगा। नमी की जब मात्रा कम हो जाएगी तो किसी भी प्रकार के कीड़े लगने की गुंजाइश कम हो जाएगी। लेकिन कुछ एक दवा का भी उपयोग कर सकते हैं। एम्प्यूल्स आते हैं, उन एम्प्यूल्स का उपयोग करके किसान भाई घुन लगने से बचा सकते हैं। लेकिन साधारणतः एक बंद कोठी जिसमें कि हवा का आवाजाही नहीं हो। जी जी। आजकल पॉलीथीन्स भी आते हैं, बोरे भी आते हैं, बंद पेटियां, कोठियां आती हैं, गोबर से लीप के अच्छे से उसको बंद कर देने से गेहूं में घुन नहीं लगता। और बीज के लिए मैं ये कहूँगा कि किसान भाई गेहूं के बीज का उपयोग अपने घर में रखे हुए बीज को ना करें। अच्छा। वो बीज बाजार से खरीद लें, प्रमाणित बीज खरीदें, सरकारी संस्था से बीज खरीदें। जी जी। क्योंकि गेहूं में किसी भी प्रकार के हाइब्रिड नहीं आते हैं। अच्छा। सारी किस्में ही आती हैं, इसलिए कहीं बहकावे में ना जाए किसान भाई कि ये हाइब्रिड है और बहुत अच्छा उत्पादन देगा। जी जी। किस्म का बीज जो है वो केवल सरकारी संस्था से खरीदें। अच्छी अच्छी किस्में हैं और अच्छा किसान भाई उससे उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो घर में रखे हुए बीज का उपयोग, घर में रखे हुए गेहूं का उपयोग बीज के लिए ना करें। बीज हर साल खरीदें, उससे उनको ज़्यादा उत्पादन मिलेगा। जी 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 जी, जी। डॉक्टर साहब, सॉइल हेल्थ कार्ड क्या है? अगर किसान भाई अपने मिट्टी के स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी रखना चाहते हैं तो उन्हें किस तरह से सॉइल हेल्थ कार्ड मेंटेन करना चाहिए? जी जी। सॉइल हेल्थ कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड तो आजकल सभी किसानों के पास आई थिंक मौजूद है, क्योंकि अभी बीच में कार्यक्रम चल रहा था कि हर एक जिले, हर एक ब्लॉक का सैंपल आ रहा था और मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है वो बंटवाए गए हैं। तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो होता है मैडम, उसमें कम से कम 10 से 12 पोषक तत्व, जो जरूरी पोषक तत्व हैं, उनकी जानकारी होती है। जिस किसान भाई का कार्ड होता है तो उसके खेत के बारे में, उसमें कितना नाइट्रोजन है, कितना फास्फोरस है, कितना स्फुर है, कितना सल्फर है, कितना जिंक है, ये उसके अलावा उसका अम्लीय है कि क्षारीय है मृदा, है ना। और उसमें उसके अलावा और भी जो जरूरी पोषक तत्व हैं उसकी कितनी उपस्थिति है, निम्न है कि मध्यम है कि उच्च है, उन सारी चीज़ों की जानकारी मृदा स्वास्थ्य कार्ड में उपलब्ध रहता है। तो वो मृदा स्वास्थ्य कार्ड को देख के किसान भाई अपने खेत की जो वर्तमान स्थिति है उसको वो जान सकते हैं और उसके आधार पर सही फसल का चुनाव कर सकते हैं और अधिक से अधिक उत्पादन उससे प्राप्त कर सकते हैं। और उसके आधार पर वो उर्वरक की कितनी मात्रा कौन सी फसल में डालना है, जो सिफारिश उर्वरक मात्रा है वो भी वो डाल सकते हैं। जी, तो वो बहुत उपयोगी हेल्पफुल है। उसका वो अच्छे से अगर उपयोग करेंगे तो बहुत अच्छा अधिक फायदा लाभ उठा सकते हैं। डॉक्टर अग्रवाल, डॉक्टर साहब, आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, हमारे किसान भाइयों को बहुत उपयोगी जानकारी दी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, नया विषय, नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।